और ये कायदा भी होता है कि हम जब बजट पेश करते हैं तो माननीय सदस्य अपनी बात रखते हैं। मैं विश्वास दिलाऊंगा सभी साथियों को, चाहे पक्ष के विपक्ष हैं, जो भी आपके चुनाव आए हैं उसमें हम लोग पूरी तरह प्रोसेस करवा रहे हैं। क्या क्या सुझाव हैं उसमें क्या क्या हल हो सकते हैं, हल करेंगे। और मैं समझता हूँ कि जो बजट पेश किया गया, जिसके ऊपर राजस्थान में नहीं, राजस्थान के बाहर भी, दुनिया के अंदर तो छोड़िए आप, चर्चा राजस्थान में नहीं पूरे देश के अंदर हो रही है, पूरे देश के अंदर। और कटारिया जी कटारिया साहब को मैं कहना चाहूँगा कि अध्यक्ष महोदय ने आपको हिंट दिया था कि 45 मिनट्स हो चुके हैं, क्योंकि तब तक आप खाली आंकड़े पढ़ते जा रहे थे। आंकड़े तो कोई खड़ा होकर पढ़ सकता है। पिछली बार में हम ऐसे ही किया, खूब कटाश किया, हमारे ऊपर ताली बजाते हो, ताली बजाते होता कुछ नहीं, होता कुछ नहीं। तो फिर हमारे 85% बजट लागू कैसे हो गए राजस्थान के अंदर? जवाब है आपके पास में। हमारा मैनिफेस्टो था 70% हमने उसको पूरा कर दिया। और आपको जान के खुशी होगी कि अभी जब है लगभग 500 घोषणाएं हुई होगी, उसमें 60 घोषणाएं जो इम्पोर्टेंट है उसमें स्वीकृतियाँ जारी करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ये मैंने बताया। ये मेरा 9वां बजट है, 9वां बजट है। और हर बजट में अपन बैठते हैं आमने सामने, आप आंकड़ों का खेल खेलते हैं। 5 साल पहले हुआ वो आंकड़े भी ले आते हो। ये डिबेट है जो बजट पेश किया गया उसमें क्या कमी है, क्या खामी है, क्या आप सुझाव देना चाहते हैं, उस पर बात करने की बजाय आप प्रदेशवासियों को गुमराह मैं नहीं कर रहा हूँ, आप कर रहे हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ आपको। अध्यक्ष महोदय, ये हमारे नेता प्रतिपक्ष शायद पब्लिक अकाउंट कमेटी चेयरमैन भी है, आपने बनाया इनको, तो इसलिए आंकड़े तो स्वाभाविक है, जवान पे या किताबों पे उसके तो पूरा खेल होता है। पर मैं अध्यक्ष महोदय माननीय सदस्यों से कहना चाहूँगा, नेता प्रतिपक्ष से भी, जब इनको मालूम है कि कोई राज्य सरकार देश के अंदर बिना केंद्र सरकार की अनुमति से 1 रुपया लोन नहीं ले सकती, 1 रुपया लोन नहीं ले सकती। जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत बनाया गया FRBM एक्ट, जो आपके शासन में 2005 के अंदर यहाँ अडोप्ट किया गया भारत सरकार एक्ट, उसके अंतर्गत भारत सरकार की परमिशन से कोई राज्य सरकार कर्जा ले सकती, जब आपको मालूम है। और भारत सरकार के पैमाने हैं कितना, जो आप बार बार बोलिए, फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू सरप्लस, तमाम जो आंकड़े हैं किसी राज्य के, GDP ग्रोथ कितनी हुई है, कलेक्शन कितना हो रहा है टैक्स का, नॉन टैक्स का, उसके आधार पर अगर FRBM एक्ट के अंतर्गत भारत सरकार परमिट करती है तो आप लोन ले सकते हैं। इसके मान नहीं भी हुए कि परमिट वो करते हैं, सब पैरामीटर देख के करते हैं। इसका मतलब जो बजट पेश मैंने किया पैरामीटर के आधार पे किया, उसके आधार पर ही वहाँ से 5%, पहले 3% था, कुछ शर्तों के साथ में कोरोना काल में 5% तक उन्होंने छूट दी राज्यों को, कुछ शर्तों के साथ में। और अब यहाँ खुशी होगी कि हमने वो शर्तें पूरी की, लगभग 5% हमने उठाया कर दिया। अध्यक्ष महोदय, इसमें आंकड़ों में जाने की जरूरत क्या है? क्या जरूरत है? काम की बात करो। काम की बात होती नहीं, आंकड़े 1 साल के, 2 साल के, 5 साल, मतलब क्या उसका?
वो तो सब आंक रहे हैं, किताबों में है, गलत हो ही सकते हैं कि सरकार आपकी थी तब भी वही अधिकारी थी, अभी वही अधिकारी बनाते हैं। तो जरूरत क्या, हम उसके ऊपर बहस की बातें कर रहे हैं, हम कमियां क्या क्या है उस पर आप खुल के बहस कर रहे हैं, करते अब भी करने का मौका आएगा। हमें सुझाव दीजिए, हमें आश्वासन दीजिए आपकी तरफ से कि जितनी भी समस्या राजस्थान की है केंद्र से ताल्लुक में, चाहे ARCP की योजना हो, केवल हम कह चुके प्रधानमंत्री वादा नहीं निभा रहे, वो बड़ी महत्वाकांक्षी योजना आपने बनाई, आपकी सरकार बनाई, हम तो आगे जाना चाहते हैं, हमें मदद नहीं मिल पा रही। JJM की बात करी, अब पहाड़ी इलाकों में नॉर्थ ईस्ट के एरिया में 90 मिलता है, हमारे आधा पैसा स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, ताकि तो बढ़वा दी आपने सबसे। 45 साल में क्या किया आपने? मोदी जी पेड़ दे रखी है, वो 70 साल की बात करते हैं, आप 45 साल की बात करते हैं। अरे आज जो कुछ बैठे हैं, जिस रूप में बैठे हैं, आने के वक्त क्या था यहाँ पर? 13 मेगावाट बिजली बनती थी राजस्थान में, 13 मेगावाट, वो भी जनरेटर थे, राजहमारों के महलों में टिमटिमाती थी खाली। और क्या नहीं है राजस्थान के अंदर, देश के अंदर, कि साइंस में, टेक्नोलॉजी में, कृषि में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़कों में, आप बताइए क्या नहीं हुआ है? और फिर भी सुनना पड़ता है 45 साल में क्या किया। क्या वो जुमला आप कम जानते हैं आपको कि मैं आप सदन में कुछ तो मैं जो घोषणा रह गई है, जो फीडबैक मिला, उसके आधार पर मैं बाद में बोलूँगा। अभी तो मैं इस पे विश्वास दे रहूँगा सदन को, पक्ष विपक्ष तमाम साथियों, प्रदेशवासियों को, आप निश्चिंत रहें। बजट पेश किया है, आप तो करीब 15-20 बार बोल गए, कैसे लागू होगा, पैसा कहाँ से आएगा? मैं आपका आभारी हूँ। जो चिंता मुझे मेरे साथियों को करनी चाहिए, वो चिंता आप कर रहे थे, आप कर रहे थे। पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा, लागू कैसे होगा? ये हो ही नहीं सकता लागू, असंभव है। अब ये चिंता तो हमें करनी चाहिए, हम सरकार में हैं, हमने बजट पेश किया है, वो चिंता भी आप कर रहे हो। इसलिए मैं जरूरी समझता हूँ आपको भी, तमाम सदन के साथियों को भी और प्रदेशवासियों को मैं कहूँ कि निश्चिंत रहें। बजट सोच समझ के बनाया गया है, मेहनत की गई है। 45,000 सुझाव आए हैं, 45,000 सुझाव आए हैं। हमने पब्लिक सुझाव मांगे, पब्लिक से भी, अलग अलग वर्गों से हमने बातचीत करी, NGO से भी करी, व्यापारियों से करी, उद्यमी से करी, एक्टिविस्ट से करी, धर्मगुरुओं से करी, जिसके सुझाव आए छात्रों से, नौजवानों से, बेरोजगारों से, कर्मचारियों संगठनों से, तब जाकर के ये अमृत के रूप में निकला बजट, अमृत के रूप में निकला बजट। मंथन हुआ है, समुद्र मंथन की तरह मंथन हुआ है, तब जाकर ये बजट पेश हुआ है इस हाउस के अंदर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ, ये हमारे बजट में आपकी ऐसी दुर्गति कर देते हैं। हमारा बजट आता है, आप बोल नहीं पाते हो और पीछे से चिपके बाहर जाते हो अपने घरों में, ये स्थिति बनती है आपकी। इस बार हिम्मत दिखाई आप लोगों ने, इस बार हिम्मत दिखाई। माननीय सदस्य जो आमेर से आते हैं, काली वधू को ब्यूटी पार्लर ले गए और बाल लेके दिखा दिए, बजट की टेक्स्ट है। ये बड़ी टिप्पणी थी आपकी, क्योंकि कहने के लिए आप में कुछ बचा ही नहीं था, तो हमारे माननीय सदस्य क्या करते, कुछ तो कटाक्ष करते। तो मुझे खुशी है उन्होंने अपनी गलती को माना और माफ़ी मांगी प्रदेशवासियों से। अच्छी बात, अच्छी बात नहीं, अच्छी बात भी है कि हमने कम से कम माफ़ी मांगी। हमारे नौजवान साथी है, कम से कम कुछ कहने को मिला नहीं तो कुछ तो कहने था, क्योंकि अध्यक्ष भी है पार्टी के। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे स्थितियाँ केंद्र सरकार की बार बार मैं देखता हूँ, माननीय नेता प्रतिपक्ष हमेशा कहते हैं हम केंद्र सरकार देती है, हम उनके बाद जिक्र नहीं करते। जिक्र तो मैं नहीं क्या करूँगा, वो तो जिक्र तो स्वतः ही होगा। जो पैसा आता है या आना चाहिए नहीं आ रहा है तो शिकायत हमारी बनी रहेगी। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है
फाइनेंस कमीशन बनेगी। फाइनेंस कमीशन तय करेगा कितना हिस्सा राज्यों को मिले। और माननीय अध्यक्ष महोदय, जब फाइनेंस कमीशन जो 14वां था उसने डिविजन पूल बना दिया कि ये पैसा इस प्रकार से राज्यों में जाएगा। पेट्रोल डीजल हो, चाहे वो टैक्स रेवेन्यू हो, जितनी रेवेन्यू है। पर माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है इस बात का कि वो पैसा आ नहीं रहा है, वो ऐसा आ नहीं रहा है, वो पैसा नहीं आ रहा है। और 40% देना था हमें, उसकी बजाय 30% के आसपास पैसा मुश्किल से मिल रहा है। और इसीलिए इस बार भी हमें पैसा कम मिलेगा। जो पैसा मिलना चाहिए था हमें 27,57,820 करोड़ की रेवेन्यू रिसीव्ड है टैक्स की, और 41% होता है 11,30,706 करोड़ राज्यों के लिए। और राजस्थान के साथ होता है 6.026%, मतलब 68,136 करोड़ ये हमें मिलना ही था। इसमें ऐसा वाली बात नहीं है, चाहे सरकार यूपीए की हो या एनडीए की हो, कोई पार्टी की हो, ये देना पड़ेगा, क्योंकि ये फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन है। 68,136%। कितना रखा था ना अभी बजट में? 49,211 रखा, मतलब लगभग 19,000 करोड़ रुपये कम दे रहा है हमें। बताइए क्यों दे रहे कम? वो जीएसटी टाइम में देते नहीं है। पिछली बार भी 15,000 करोड़ कम कर दिया, हमारा 15,000 करोड़ कम कर दिया। इस प्रकार से जो हालात है, बाकी तो कई शिकायतें हमारी और भी हो सकती है, पर जो हालात है उसमें जो 32% था पहले, फाइनेंस कमीशन 14 फाइनेंस कमीशन ने उल्टी उसको कर दिया 41% राज्यों के लिए। और मैंने शायद पहले भी कहा था, सारी हमारी योजना बदल दी। जो 90-10 थी या 80-20 थी या 60-40 थी, उसको मैं अब क्या गिनूं, लंबी लिस्ट है मेरे पास में। वो तमाम अधिकांश घोषणाओं को 40-40-60 कर दिया, 50-50 कर दिया। उसके कारण से जो बड़ा था, बढ़ोतरी हुई थी, वो खत्म हो गई। ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपसे। तो ये बाकी तो बहुत कुछ किया जब से गवर्नमेंट आई है एनडीए की तरफ से। हमारा जो प्लान थे, हमारे अनाउंसमेंट थे, रतलाम से डूंगरपुर वाया बांसवाड़ा रेल लाइन का था, गंगापुर सरमुद्रा गंगापुर रेल लाइन का था वाया करौली, नसीराबाद से सवाईमाधोपुर रेल लाइन का था। मैं वो कोच फैक्ट्री अध्यक्ष महोदय आपने सैंक्शन की थी, शिलान्यास हो गया था भीलवाड़ा के अंदर, गायब हो गई। कई प्रस्ताव हमारे थे, उनका कोई सुनने वाले ही नहीं है, चर्चा भी नहीं होती उसकी। तो ये जो स्थितियाँ बनी हैं, मैं समझता हूँ कि उसमें, और फिर ऐसे ऐसे निर्णय कर रही है भारत सरकार, बैंकों में पैसा जमा करवा रही है। पहले हमारे जो फंड होता है, संचित निधि होती है, कंसोलिडेटेड फंड, उसमें पैसा आता तो लिक्विडिटी रहती थी सरकार के पास, वो कम हो गई, बंद हो गई। ये इस प्रकार के हालात में हम लोग चल रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय कि जिस प्रकार से बजट पेश किया गया है और सारी स्कीमें जो लागू रखी हमने, उसमें हमने कोई कमी नहीं आने दी है। और इसीलिए जिस प्रकार से ग्रोथ हुई है जीडीपी की, आप देखिएगा 18-19 बीजेपी शासन में 9,11,634 करोड़ की थी, वो अब 21-22 में 11,96,137 करोड़ की हो गई। 22-23 में जो अनुमान मैंने पेश किया है, वो 13,34,310 करोड़ का हुआ। एक तरफ तो मोदी सरकार $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करती थी, वो तो सपना रहेगा, होने वाला नहीं है। पर हम 15 लाख करोड़ तक ले जाएंगे इकोनॉमी को, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। अध्यक्ष महोदय, हमारे चुरू से आने वाले उपनेता, आप तो 5-6-7 बार तो बन गए हो, मंत्री भी रहे, भैरव सिंह जी की पूरी ट्रेनिंग ली हुई आपकी। आपने कैसे कह दिया कि सरकार ओवरड्राफ्ट में चली गई? आप तो जानते हो ओवरड्राफ्ट में मतलब क्या होता है।
जबकि मैं कहना चाहूँगा हमारी सरकार आने के बाद में एक बार भी ओवरड्राफ्ट नहीं गई है, ये मैंने कहा एक बार भी, एक बार। और आपने ऐसा फैलाया, बोलने की अदा थी में आप में, बोलने की कारीगरी आप में पूरी है, कैसे प्रभावित करो, किस प्रकार से शब्दों का चयन करो, कह दिया आपने, एवं चली गई। बताइए आप, एक बार भी ओडी ओवरड्राफ्ट नहीं गई है। वे जमीन से पैसा ड्रॉ करते हैं। आरबीआई खुद कहती है कि राज्यों को चाहिए कम ब्याज लगेगा और आप उसमें पैसा विड्रॉ करें, विड्रॉ होता रहता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार ने जो पेश किए हैं जितनी भी, वो तमाम हालात जो बने हुए हैं देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, कोरोना के बावजूद भी जिस रूप में हमने कोई कमी नहीं रखी है काम करने के अंदर, आप सबका मैंने सहयोग लिया था, पक्ष विपक्ष का। आपको मैंने 21 घंटे मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी है, 550 मैंने वीसी करी है, गवर्नेंस के लिए भी और कोरोना के लिए भी अधिकार प्रयास किया गया। इसमें राजनीति नहीं हो, जब जिंदगी और मौत का सवाल हो वहाँ राजनीति किस बात की हो। मानवीय दृष्टिकोण से हमने कोशिश की कि हम लोग सब मिलकर चलें, और उसी कारण से आज पूरे देश के अंदर विदेश के अंदर भी राजस्थान का और भीलवाड़ा मॉडल की चर्चा होती है। आज भी जो पैकेज हमने दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने बाद में कहा 50,000 रुपये दो, उसके पहले मैंने पैकेज दे दिया ऑर्फन बच्चों को 5 लाख रुपए, तो 18 साल पे 1 लाख रुपए तत्काल और 2,500 रुपये उनके लिए वजीफा प्रति माह। विधवाओं के लिए भी हमने 1 लाख भी दिया तत्काल और वजीफा दिया 1,500 रुपये का। इस प्रकार से हमने शानदार पैकेज दिया है, 50,000 रुपये का अलावा भी दिया है। इस प्रकार से अध्यक्ष महोदय हमने कोई कमी नहीं आने दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये जो फिजिकल डेफिसिट की बात करते हैं, मैं शॉर्ट में अगर कहूँ तो इतना ही कह सकता हूँ कि इन सब पैरामीटर में भारत सरकार से अगर हम कंपेयर करें उनके पैरामीटर से, तो राजस्थान पीछे नहीं आगे है उनसे। मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपको, जैसे आपके देखिए फिजिकल डेफिसिट का लक्ष्य 22-23 में जो रखा है वो तो लक्ष्य है 6.4 का रखा है, हमने 5.8 का रखा है। परंतु रेवेन्यू डेफिसिट जो है 20-21 के अंदर हमारा रहा है 4.34% और भारत सरकार का रहा है 7.3% रहा है। फिजिकल डेफिसिट हमारा 5.86, उनका रहा 9.2। रेवेन्यू डेफिसिट का लक्ष्य जो था 22-23 के अंदर 1.7, वो 3.8 जो इनका है उससे आधे से भी कम है। इस प्रकार से राजस्थान सरकार ने प्रयास किया है, कोरोना का बावजूद भी रेवेन्यू बढ़ी भी है। अब रेवेन्यू राज्यों के भी और केंद्र की बढ़ने लग गई देश के अंदर। ये शुभ संकेत है देश के अंदर, देश की इकोनॉमी के लिए शुभ संकेत है कि कम से कम हम जल्दी ही तीसरी लहर समाप्त होते होते ही हम गाड़ी पर पट्टी लाने में कामयाब हो रहे हैं, और राज्यों की आर्थिक स्थिति, राज्यों की भी और केंद्र की भी आगे बढ़ती जा रही है। अध्यक्ष महोदय, ये जो अभी मोदी जी ने जो अनेक मदों में कमी की, उसमें भी ध्यान देना चाहूँगा। उन्होंने सब्सिडी कम कर दी। एक तरफ किसानों की बात हो रही थी, एमएसपी खरीद में 5,000 रुपये कम कर दिए, फर्टिलाइजर सब्सिडी में 24.9% कमी कर दी, फसल बीमा योजना में बजट कटौती की है 3.1%, फूड सब्सिडी में कटौती की है 27.8%, पेट्रोलियम सब्सिडी में कटौती की है 10.8 की कमी की है, नरेगा के अंदर 25.5% की कमी की, मिड डे मील में कोई बढ़ोतरी नहीं करी। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो स्थिति है कि भारत सरकार से जो हमें मदद मिलनी चाहिए वो हम अपेक्षा करते हैं कि चाहे वो ERCP की योजना हो, चाहे वो अन्य योजनाएं हो, हमें पूरी इमदाद मिले। जब मध्य प्रदेश यूपी की योजना अभी भी उन्होंने लागू की है, केन बेतवा नाम है, तो राजस्थान भी क्यों नहीं 16 बनी हुई है राष्ट्रीय योजनाएं
उसमें प्रधानमंत्री जी कह के गए जयपुर में अजमेर में, तो वो योजना राष्ट्रीय स्तर की लागू करने में दिक्कत क्या है। अभी 2 महीने पहले चुनाव आ रहे थे जब यूपी के, तो मध्य प्रदेश और यूपी की योजना है 40,000 करोड़ की, भारत सरकार ने स्वीकार कर ली। हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, योजना आपने बनाई है उसको हम पूरा करना चाहते हैं। 13 जिले की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, हमसे उसके ऊपर तक करने का मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, नेता प्रतिपक्ष से और अध्यक्ष आपकी पार्टी के, कि 25 MP दिए राजस्थान की जनता ने आपको, 25 MP दिए, कोई बोल नहीं रहा वहाँ पर ARCP के बारे में। मंत्री आपके मित्र हमारे जोधपुर से ही हैं, इस विभाग के, कोई चिंता ही नहीं उनको, तो कोई चिंता नहीं है। क्या वो ये नहीं कह सकते प्रधानमंत्री जी को कि राजस्थान का मामला है, 16 योजनाएं पहले से परियोजनाएं बनी हुई राष्ट्रीय स्तर की, इसमें हमें दिक्कत क्या आ रही है? क्या प्रधानमंत्री उनकी बात नहीं सुनेंगे? और कहे ही नहीं तो क्या होगा? तो मैं समझता हूँ कि इसको हमें सीरियस लेना चाहिए कि राजस्थान के जो हित है उसमें पक्ष और विपक्ष मिलकर हम केंद्र सरकार पर कैसे दबाव डालें जिससे कि हमें उसका लाभ मिल सके। अभी हमने क्या किया है, मैंने पहले घोषणा भी करी थी कि हम इसको देरी से और कीमतें बढ़ जाएगी। जैसे मैंने कहा, आप पिछली बार थे नहीं उसके अंदर, मैंने कहा कि जो लगभग 37,000 करोड़ की योजना थी रिफाइनरी की, आपकी पिछली सरकार ने उसको रोक दिया। हिंदुस्तान पेट्रोलियम भारत सरकार के अंडर में आता, उन्होंने परवाह नहीं करी, इस कारण से वो योजना डिले हो गया। आज वो 37,000 करोड़ योजना 40 होते तो 70,000 करोड़ बनने जा रही, 70,000 करोड़ बनने जा रही। बताइए आप, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार आप लोग हो, आपकी पार्टी के लोग हैं जिन योजना को रोका। ये 26 में भागीदारी क्यों? पानी हमारा, बिजली हमारी, बिजली हमारी, पानी हमारा, तेल हमारा, और भागीदारी 26% ही। बार बार कह रहा हूँ, भागीदारी होती नहीं राज्य सरकारों की। हमें तो SBI कैपिटल जो कंपनी है SBI की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, उसने उनके कहने पर हमें लेनी पड़ी 26% भागीदारी। अब वो 26 में अभी भी है, अब 70,000 करोड़ की, पता नहीं वो कब पूरी होगी। ये स्थिति है। हमने क्या किया ARCP के लिए, अभी मैंने रखा बजट के अंदर 9,600 करोड़ रुपये रखा मैंने। अगर भारत सरकार डिले करती है, हम डिले करेंगे, वो भी फिर 40,000 करोड़ आज है, वो बढ़ते बढ़ते पता नहीं कितने कहाँ चली जाएगी। 13 जिले में सिंचाई 2 लाख हेक्टेयर में है, पीने का पानी मिलेगा। JJM की योजना तो बन गई, तो सोर्स नहीं हो तो पानी कैसे पहुँचेगा गाँव के अंदर, घर के अंदर कैसे पहुँचेगा पानी? ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। बाकी अध्यक्ष महोदय, ये बार बार आप कहते तो कर्जा माफी नहीं हुआ क्या, एक पब्लिक में भी यहाँ भी, तो फिर कर्जा माफी फिर 22 लाख लोग धन्यवाद क्यों दे रहे हैं? तो ऑनलाइन है, कोई देख सकता है कि 22 लाख लोग कौन कौन है। वो 14,000 करोड़ में 6,000 करोड़ आपके वर्ष का बाकी था, वो मैं चुकाया साथ में। ये तो आंकड़े हैं, लिमिट रखी नहीं हमने। 9 लाख तक चुके, टॉप का कोई आदमी है उसके 9 लाख में माफ हुए हैं। अब 2 लाख की लिमिट हमने रखी, आपने पहले 50,000 किया, फिर 2 लाख जब आ रहे थे, सरकार चली गई आपकी, हमने उसको निभाया है। बार बार बोलते रहते हो लोन माफ नहीं किया, 1 2 3 4, अरे राहुल गांधी ने कहा है तो उसी 3 दिन के अंदर लोन माफ हुए राजस्थान के अंदर। मैं कहना चाहता हूँ हम ये भी कहते हैं राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं, वो मान नहीं रही। अभी आप मनवा सकते हो उनको, आप मनवाना चाहते नहीं हो, आप नहीं चाहते हो कि सरकार बाबा रहेगी। हम कहते हैं कि हम जो NP होता है इनिशियल लिस्ट का, NP होता है इनिशियल लिस्ट का, उसके अंदर जो है चाहे 50 करोड़ हो 25 करोड़ हो, लेन देन होती है, बातचीत होती है, बार्गेनिंग होती है और सेटल होता मामला। हम कहते हैं ऐसे सेटलमेंट आप किसान के साथ कर लो, और जो हिस्सा बनेगा हमारा वो स्टेट गवर्नमेंट भरेगी। मैं निवेदन करना चाहता हूँ। इसलिए बीजेपी के पार्लियामेंट के अंदर भी जब सवाल पूछा गया मेंबर पार्लियामेंट से, तो जवाब क्या दिया मालूम आपको? केंद्र सरकार का किसान कर्ज माफी का कोई विचार नहीं। ठीक है, किसान कर्ज माफी से
डिफॉल्टर किसानों को प्रोत्साहन मिलता है, जिससे किसान जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाते हैं। इससे किसान बार बार कर्ज माफी की मांग कर सकते हैं। ऐसी मांग को खारिज करना मुश्किल होता है। ये आपके पार्लियामेंट में वो मंत्री जी ने जवाब दिया है। तो आपकी नीति नहीं है। यूपीए गवर्नमेंट में बहुत हजार करोड़ कर्ज माफ किए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने। बड़े इकोनॉमिस्ट थे वो, वर्ड के माने हुए। अगर वो कर सकते हैं माफ, तो मोदी जी के पास तो इकोनॉमिक एडवाइजर भी है, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह से बात कर सकते हैं। एक प्राइम मिनिस्टर पूर्व प्राइम मिनिस्टर बात करने में क्या दिक्कत है? पूछ सकते हैं कैसे माफ करें, आपने कैसे माफ किया। वो बात तो कहीं नहीं, जानबूझ के आप घबराए रहते हो, पता नहीं अगली बार क्या होगा। इसलिए आप क्या कर रहे हो, बार बार ऐसे ऐसे मुद्दे उठाते हुए कोई तर्क नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। उठा रहे हैं कर्ज माफी नहीं कर राजस्थान में। राहुल गांधी क्या के चले गए। छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो, राजस्थान से वादा निभाया है, ये आपके ध्यान रहना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, कहने को बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि हमने घोषणा इतनी सारी करी है कि उस पर बोले कई कम है, पर क्योंकि सुझाव जो आए हैं उसको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। और ये निवेदन करना चाहूँगा कि हमने योजना को 9,000 करोड़ रुपये रखे हैं, प्रोविजन रखे हैं। तो नवनिर्मित में बांध बन रहा है, उसको इसरदा भी आएगा और बिचलपुर भी आएगा। आगे दौसा हो, माधोपुर हो या तेरह जिले जो भी हैं, ये जयपुर भी आता है, उसमें अजमेर भी आता है, टोंक भी आता है, करौली भी आता है, और आपका नागपुर भी आता है, भरतपुर भी आता है, अलवर भी आता है। बड़ी योजना है। प्लीज प्लीज प्लीज, कहाँ देख रहे हो नेता प्रतिपक्ष, उधर मुझे को भेज भी देखो कि कृपया करके आप इसके लिए लीड लो। ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने के लिए आप लीड लो, तो हमारा काम हो जाएगा। आपकी बात का वजन है। आपकी पार्टी में, समाज में आपका मान सम्मान भी है, क्योंकि आप बड़े क्या कहते दिल से बोलते हो, दिल से बोलते हो, दिल से बोलते। कैलाश मेघवाल आपने पता नहीं इनको क्या गुट्टी पिला दी है। कोई आपका मैंने पेपर पढ़ा, कोई आया था अखबार के अंदर कुछ। पर मेरा मानना है कि अगर विपक्ष के साथी, हम चलने के लिए साथ तैयार है आपके। आप टाइम लीजिए PM से, हम चलेंगे, जॉइंट रिक्वेस्ट करेंगे ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर ये जो मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये अप्रोच हमारी होगी, तो अवश्य ये परियोजना राष्ट्रीय परियोजना घोषित। अब पूरा पैसा स्टेट गवर्नमेंट भरेगी। अभी जो हमने तय किया, रोको मत इसको, नहीं रोकने के एवज में 9,000 करोड़ में अभी रखा है, और आगे और लगातार रखते जाएंगे। एक बात आपने कह दी थी, पता नहीं कि वो 4,000 गांव घर जुड़े हैं, पता नहीं कहाँ से आप फिगर लेके आ गए। 10 लाख ज़्यादा तो कनेक्शन हो चुके हैं और काम उसका चल रहा है GTM के अंदर। ये आपका पता नहीं कहाँ से फिगर लेके आए आप। साथ में मैं कहना चाहूँगा कि जो पिछली बार आया नहीं था उसके अंदर, जब अभिभाषण के ऊपर रिप्लाई हो रहा था, तब मैंने पूरा, आपने भी कहा 1,60,000 की भर्ती की बात आपने कर दी। हमने कहा 1 लाख भर्ती हो चुकी है, बाकी प्रोसेस के अंदर 1 लाख का ब्रेकअप में दे चुका हूँ पिछली बार हाउस के अंदर। आप नहीं थे उस दिन हाउस के अंदर, ये निवेदन करना। और ये हमने कहा है, ये पहली बार होगा राजस्थान के अंदर 3 लाख भर्ती होगी, 3 लाख भर्ती होगी। 1 लाख हो चुकी है, 1 लाख प्रोसेस के अंदर है, 1 लाख मैंने अनाउंसमेंट किया, बजट के अंदर किया है, वो सब होके रहेगी। ये चिंता वाजिब है आपकी। जो रीट के अंदर हुआ, ऐसी घटना आपके वक्त में हुई 3 बार। केंद्र सरकार के मंत्रालय में हुई है, डिफेंस में हुई है, यूपी हो चाहे बिहार हो चाहे गुजरात हो, सब जगह हुई है। जो हालात जैसे बन गए हैं, जो माहौल बन गया है, उसमें लोगों में फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, युवाओं के अंदर भी हाहाकार बचा हुआ है बेरोजगारी का लेकर के। हमें चिंता करनी चाहिए सब कुछ, ये क्यों ऐसी गैंग पैदा हो रही है। पर आपको मैं विश्वास दिलाऊंगा, उसको सरकार ने बहुत लिया गंभीरता से। उसी रूप में हम चाहेंगे कि आने वाले वक्त के अंदर कैसे भविष्य में कोई ऐसी नौबत नहीं आए। हालांकि उसको आंकड़े उस वक्त दिए जा रहे थे कि
लाखों लोगों को 145 नंबर आ गए 150 में से। सब कहते हैं जो परसों परिणाम आए हैं लेवल फर्स्ट के, वो सब झूठे आंकड़े थे, लोगों को भड़काने वाले थे। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ये चिंता करना पक्ष विपक्ष का मैं समझता हूँ दायित्व भी है, क्योंकि लाखों बच्चों को भविष्य जुड़ा होता है। हमने 25 लाख बच्चे थे, उनके लिए सब अच्छे इंतजाम किए, सबके लिए आह्वान किया। NGO को उनके सहयोग से भी हमने अच्छा इंतजाम किया, हमारे रहने खाने पीने के लिए भी बसें फ्री रखी सबके उनके लिए। पर ऐसी घटना हो गई वो आपका परीक्षा रद्द करना पड़ा। उस बात का मुझे आज भी दुख है, क्योंकि कई बच्चे जो हैं पास हो रहे थे, उनको दुख होता है कि हम पास हो रहे थे, पता नहीं अब आगे क्या होगा। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो बजट में घोषणाएं हैं हमारी, ये तो उसकी वानगी है। चाहे वो चेंज योजना हो, मैं मांग करूँगा केंद्र से भारत सरकार को भी 10 लाख का बीमा करना चाहिए। नंबर 1, हमने अस्पतालों में कैशलेस इलाज शुरू कर दिया है, कर देंगे। उसके लिए मैं कहना चाहूँगा आपको कि कैशलेस इलाज होना IPD OPD बहुत बड़ी बात है। कुछ पैसे लगेगा ही नहीं सरकारी अस्पतालों के अंदर, वो मैंने घोषणा की है। ये तमाम योजना जो हैं ये भारत सरकार को भी आगे आना चाहिए। इंदिरा गांधी शहरी रोड गारंटी योजना, आप उसकी चिंता कर रहे थे कैसे लागू होगी, लागू होगी, ये भी लागू होगी। मैं चाहूँगा केंद्र सरकार भी इसको अपनाए। नाम दूसरा रख ले, कोई दिक्कत तो नहीं है। इंदिरा जी के नाम तो क्या रखेंगे, आप जानते हो मोदी जी को, मोदी जी हैं। 70 साल में क्या हुआ, कांग्रेस को हम लोग कांग्रेस मुक्त भारत कर देंगे। कांग्रेस कभी मुक्त होगी नहीं, कहने वाले मुक्त हो सकते हैं, कांग्रेस तो रहेगी यहाँ देश का। मनरेगा में 25 दिन का हमने बढ़ाया है, केंद्र सरकार को चाहिए वो बढ़ाए 50 दिन का। पुरानी पेंशन योजना, देखिए चर्चा पूरे देश के अंदर है। ये आप जरा भावुक आदमी को समझना चाहिए, तो बहुत ही सेंटिमेंट मामला है ये, मानवीय दृष्टिकोण का मामला है। मैंने एक आर्टिकल लिखा था, आप पढ़ा होगा शायद, सब तो नहीं पढ़ते, कोई कोई पढ़ता ही है। जो मैंने बताया किस प्रकार से ह्यूमन राइट कमीशन कह रहा है विचार करो आप इस पे। आर्मी को पहली बाहर रखा हुआ था इससे योजना से, आर्मी एयर फोर्स सब को, नेवी को, उनको बाहर क्यों रखा हुआ था। जुडिशियल कमीशन है, वो रिकमेंड कर रहा है कि हम जुडिशियल इसको लागू नहीं करेंगे। तो ह्यूमन राइट कमीशन कह रहा है, जुडिशियल कमीशन ये कह रहा है, और CNSG जिसने तो ऑब्जेक्शन लगाए हैं 17 महीने 15 महीने में, जो 17 साल में जो जिस प्रकार योजना चली है, कोई नियम बनाए नहीं, कायदे नहीं है, पूरा पैसा जमा होगा म्यूचुअल फंड के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर। 30-40 साल बाद में किसने देखा उसका शेयर मार्केट क्या होगा। उनको जो पैसा मिलेगा रिटायरमेंट पे कर्मचारी को, उस वक्त में जो किटी जमा हुई है और उन्होंने आगे जमा करवाया है। अध्यक्ष महोदय, अब आप बताइए कि म्यूचुअल फंड क्या है, ऊपर नीचे उतर रहता है, और साथ में वही स्थिति है कि जो आपका शेयर मार्केट है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इतना लोगों में अविश्वास, या कहना चाहिए कि चिंता थी, लोगों को चिंता सता रही थी कि हमारा क्या होगा, रिटायरमेंट में क्या होगा। और पूरी पेंशन तो सबको मालूम है कि वो तो उससे ही देश का 70 साल तक विकास हुआ है, पुरानी पेंशन से ही। तो प्रयोग तो आपके सामने है, पुरानी पेंशन चल रही थी, आज यहाँ तक देश पहुँचा है। अचानक ही पता नहीं क्या कारण रहे होंगे। हालांकि मैंने लिखा है बजट की डॉक्यूमेंट में भी, हो सकता है कि कर्जा का भार बहुत बढ़ रहा था फाइनेंशियली, इसलिए क्या होगा, वाजपेयी गवर्नमेंट में ये योजना लागू की गई थी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि योजना को लेकर अगर लाखों लोग चिंतित हो देश के अंदर, कर्मचारी, आज मैंने सुना, पढ़ा तो नहीं है, हमारे राजस्थान के कैडर के IAS ऑफिसर जो हैं वो CNSG बन गए थे, उनका आर्टिकल भी आया है, इंडियन एक्सप्रेस में 1-2
इसके बारे में कमेंट्स आए कि ये नहीं लागू होना चाहिए था। मैं पूछना चाहता हूँ, जिस अधिकारी ने लिखा है और पार्टी के लिखा है उन्होंने, मैं ये पूछना चाहता हूँ उनसे भी कि अगर जब योजना लागू की 2004 के अंदर, उस वक्त ये योजना लागू ऐसे होती कि आज के बाद में जितने भी कर्मचारी है पहले के भर्ती और नए भर्ती होंगे उन सबके लिए लागू होगी, तब उनको मालूम पड़ता कि उनकी क्या स्थिति है। उस वक्त 10 साल की सर्विस हुई होगी, 10-12 साल की, तो मालूम पड़ जाता है कि हमारा खुद का फ्यूचर क्या है। आधे आप भेदभाव कर रहे हो, आधे कर्मचारी तो पुराने पेंशन पे, आधे कर्मचारी नई पेंशन में, क्या भीतरी होगी सोच नहीं सकता था। अगर हमने सोच समझ के कदम उठाया है तो वेलकम क्यों हो रहा है उसका? इसलिए हो रहा कि उनको सिक्योरिटी मिल गई है। 38 में किसी कौन कहाँ रहेगा, अगर ये हम चिंता करेंगे तो फिर कोई फैसला नहीं कर पाएंगे। जो आपने भी कहा उस पर कौन रहेगा, निर्णय करते हैं, इतिहास बनता है, इतिहास बनाना सीखना चाहिए। और इतिहास वही बनाता है जो पहले वाले इतिहास को लेके गंभीर होता है, उनको अप्रिशिएट करता है। मोदी जी की तरह नहीं, 70 साल में कुछ नहीं हुआ है। ये 70 साल के इतिहास को आप भुला दोगे तो बांग्लादेश पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए हों, बांग्लादेश बन गया हो, ग्रीन रिवोल्यूशन हो गया हो, साइंस में, विज्ञान में, तकनीकी के अंदर पता नहीं देश कहाँ पहुँच गया। आप इतिहास को भुलाओगे तो फिर इतिहास कभी बना नहीं पाओगे। इतिहास वही बना पाता है जो इतिहास को याद रखता है, उसे अप्रिशिएट करता है। अध्यक्ष महोदय, मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय सदस्यों ने जो पहले मांगे मुझसे की थी, काफ़ी मैंने उनको बजट में लेने का प्रयास किया। मैं कुछ और मैं घोषणाएं करना चाहूँगा, जिस प्रकार से अध्यक्ष महोदय, मैंने 23 फरवरी को बजट प्रस्तुत बजट ने सभी वंचित वर्गों को संबल प्रदान करने के साथ साथ प्रदेश की चौमुखी विकास की राह प्रस्तुत की है। इस पर प्रदेश के साथ साथ संपूर्ण देश से सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हो रही है, किंतु हमें अपेक्षा के अनुरूप केंद्र सरकार का सपोर्ट प्राप्त नहीं हो रहा। मैं माननीय सदस्यों को ध्यान कुछ ऐसे मुद्दों पर की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। केंद्र सरकार ने 14 फाइनेंस कमीशन, जिसका मैंने आपको जिक्र कर दिया, मैं इसको नहीं पढ़ूंगा, कि आपको मैं बता दिया किस प्रकार से 32% 40% पे जो रिकमेंडेशन की गई थी वो बराबर कर दी गई CSS के अंदर हिस्सा बढ़ा करके। इसी प्रकार बेसिक एक्साइज ड्यूटी जो है उसका हिस्सा मिलता है राज्यों को, वो तो कर दिया कम, और एडिशनल और स्पेशल एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी जिसमें हिस्सा राज्यों को नहीं मिलता है। इसी प्रकार से मैंने बताया आपको 15,000 करोड़ पिछली बार और 19,000 करोड़ रुपये इस बार कम किए जा रहे हैं, मैंने आपको ब्रीफ किया। दूसरा मेरी ये भी मांग है अध्यक्ष महोदय भारत सरकार से, मैं चाहूँगा उसका सपोर्ट मिले, सब लोग कहें इसको, कि GST कंपनसेशन जो है 2022 तक है, कि राज्य आगे आए कहने के लिए इसको 5 साल और बढ़ाना चाहिए, तब जाके राज्यों की स्थिति ठीक हो पाएगी। अध्यक्ष महोदय, 15 वित्त आयोग ने 10 विशेष पैकेज दिए थे राजस्थान को 2300 करोड़ के, किंतु केंद्र सरकार इन परियोजनाओं को स्वीकृति दे रही है। ये भी हमारे लिए चिंता का विषय बना हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वे तथा प्रदेश के सभी 25 सांसद हमारे साथ मिलकर केंद्र से ऐसे बिंदुओं का आवश्यक सहयोग दिलाने का प्रयास करें। मैंने आपको निवेदन भी किया है, उसमें सब पॉइंट आ जाएंगे जो हमने रख छोड़े इसके अंदर। इसके साथ अध्यक्ष महोदय मैं कुछ घोषणा करना चाहता हूँ। राज्य के प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने को हमने लक्ष्य बनाया। एक बात मैं क्लियर कर दूँ नेता प्रतिपक्ष महोदय, आप बार बार कहते हो कि वर्तमान सरकार ने मेडिकल कॉलेज दे दी, आपको जानकारी होनी चाहिए
योजना बन गई थी यूपीए गवर्नमेंट वक्त में, उस वक्त सरकार हमारी थी यहाँ पर, तब बन गई थी। 6 कॉलेज 7 कॉलेज सैंक्शन हो गए थे। एक कॉलेज चुरा के ले गए हमारे नेता उपनेता, शायद सीकर के ले गए चूरू में, क्योंकि हेल्थ मिनिस्टर खुद बन गए थे। तो उस वक्त से ये योजना बन चुकी थी। आप ये मत कहो कि भारत सरकार अब बना के मेडिकल कॉलेज दे रही है, दे रही है, बात गलत बात है। अब ये 14 जिले में तो कॉलेज संचालित है और गंगानगर, शिरोई, चित्तौड़, धौलपुर में जल्दी शुरू हो जाएंगे कॉलेज। चिकित्सा सेवाओं के विस्तार व आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की दृष्टि से बीबीपुर, केड़ा, छोटा, निमलाई, भादरा, हनुमानगढ़ में नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। उप स्वास्थ्य केंद्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में कम्युनिट किया जाना व नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाना प्रस्तावित है। जिस प्रकार है उप स्वास्थ्य केंद्र से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अजयपुरा, बानसूर, अलवर, उवार, भरतपुर, सिडली, जागीर, बालोतरा, मोड़का, निवाड़ा, असिंध, विलोड़ा, पुंदराज, सड्डू, छोटी, बिदासर, राजपुरा, तारनगर, चूरू, उदपुरा, चित्तौड़गढ़, महरिया, लालसोट, डेलाड़ी, चांदेरा व खेड़ी, बांदीकुई, दौसा, केथरी, सेपू, धौलपुर, जेठाना, डूंगरपुर, मेरवाला, टीबी, हनुमानगढ़, विजयपुरा, सुमेल, बगराना, डीडावता, माधवराजपुरा, जयपुर, राजलानी, भोपालगढ़, खोपरडी, ननेऊ, फलोदी, जोधपुर, बलवाड़ा, बालवाड़ा, सायला, देता, खुर्द, जालोर, खेड़ी, चोड़ा भीम, करौली, मकाना, नागौर, फुलाद, मावर जंक्शन, जीवन कला, रानी, पाली, उमरगढ़, छापावाली, सादुल शहर, श्रीगंगानगर। और नई पीएससी है हरपुरा, खवास, केकड़ी, अजमेर, साडोली, रामगढ़, निहाड़ा, गोविंदगढ़, अलवर, संतरागेड़ा, खीपसर, बायतू, मांगता, सोवाला, गुड़ामालानी, बाड़मेर, रामसिंहपुर, पालकी नगर, घाटोली, तिराहा, रूपा, भरतपुर, जालूपुरा, बिलाड़ा, जोधपुर, दौलतपुरा, डीडवाना, डेनाड़ा, शिवसर, चुड़ियास, डेगाना, गुलर, परमेश्वर, नागौर, दुरासनी, सोजत, पाली, शारोट, अजीतगढ़, भीम, राजसमंद, छाण, खंडार, सवाईमाधोपुर, पाटिया, नया गांव, उदयपुर, जारगा, बछेड़ी, जोधपुर, चीकली, 84, डूंगरपुर तथा पथाना, बुहाना, सोनासर, मजीसर, वाहिदपुरा, मंडावा, कागरिया, खीतड़ी, झुंझुनू, साथ ही बही, टोंक, काला खो, सिकराय, दौसा व खिरिया, केकड़ी, अजमेर में नवीन शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमबद्ध किए जा रहे हैं। धूधरी, केकड़ी, अजमेर, हरलाना, राजगढ़, माजरी, बेरोड, इटेड़ा, लक्ष्मणगढ़, कराना, बानसूर, अलवर, कक्कू, नोखा, बीकानेर, झीलकावाड़ा, बयाना, दलिता, मुंडिया, बैर, भरतपुर, सिद्धमुख, चूरू, गाँवबास, लालसोट, बहरावड़ा, सिकराय, दौसा, नांदनपुर, बछेड़ी, धौलपुर, धवली, सागपुरा, अतिला, विराटनगर, मोतीकट्टा, जयपुर, अल्चीचर, मंडावा, सुल्ताना, झुंझुनू, बापिनी, लोहावट, सामराव, ओशिया, जोधपुर, बुटाटी, डेगाना, कुनकुना, डीडवाना, नागौर, तलावड़ा, गंगापुर, सवाईमाधोपुर, चला, निम्बे थाना, सीकर, सागवाड़ा, खेरवाड़ा, बम्बोरा, वल्लभनगर, बबराना, सलूम्बर, उदयपुर व दत्तवास, देवाई, टोंक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कम्युनिट किया जाएगा। साथ ही नावा, नागौर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन का निर्माण कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लोहावट, जोधपुर में मातृ व शिशु रोग कल्याण केंद्र शुरू किया जाएगा। अटरूवाड़ा, डेगाड़ा, नागौर व नौहर, हनुमानगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उप जिला अस्पताल में क्रमबद्ध किया जाएंगे। जयपुर में के मोती डूंगरी रोड स्थित मोबाइल सर्जिकल यूनिट को सैटेलाइट अस्पताल के रूप में विकसित किया जाएगा। निमाड़ा, चित्तौड़गढ़ उप जिला अस्पताल को जिला अस्पताल में क्रमबद्ध किया जाएगा। बचरारा, राजनांदगढ़, चूरू, बावड़ी, खुर्द, फलोदी, जोधपुर में आयुर्वेद औषधालय खोले जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा व खेल केंद्र इंग्लिश मीडियम स्कूलों में प्री प्राइमरी बाल वाटिकाएं आरंभ करना प्रस्तावित है। आगामी वर्ष प्रथम चरण में 1000 विद्यालय में प्री प्राइमरी बाल वाटिकाएं आरंभ की जाएगी। इसमें एनटीटी कोर्सेज किए हुए अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें 50 करोड़ रुपये वार्षिक खर्च होंगे। विद्यालय में विद्यार्थियों के सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास की दृष्टि से एपीजे अब्दुल कलाम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रारंभ किया जाएगा। इसके अंतर्गत शिक्षा की दृष्टि से मेधावी विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों यथा डिबेट, ऐसे कंपटीशन, साहित्यिक गतिविधियों और सांस्कृतिक लोक कलाओं में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 1000 विद्यार्थियों का चयन कर
उन्हें देश के अन्य राज्यों में एक्सपोजर विजिट कराई जाएगी तथा एक्सचेंज प्रोग्राम में भेजा जाएगा। प्रदेश में निजी शिक्षण संस्थाओं और कोचिंग केंद्रों की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए उनकी समस्याओं का समुचित समाधान करने की दृष्टि से प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट रेगुलेशन एवं फैसिलिटेशन बोर्ड का गठन किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में नए राजकीय महाविद्यालय खोले जाएंगे जो इस प्रकार है: टाटोडी केकड़ी अजमेर, टहला थानागढ़ी अलवर, पुंगल खाजूवाला बीकानेर, चौरासी रामसागर डूंगरपुर, पावटा जयपुर, साकड़ा पोकरण, रामगढ़ जैसलमेर, कालिंद्री शिरुई, हिंदूमल कोट श्री गंगानगर, बचुंडला प्रतापगढ़, मंडराल सपोटा करौली, नेचवा लक्ष्मणगढ़, सीकर चौथ का बसवाड़ा सवाईमाधोपुर, साथ ही दूदू जयपुर, छिमसर, नागौर प्रतापगढ़ अलवर, बड़ागुड़ा सूरत, पाली, फतेहपुर, श्री माधोपुर सीकर में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोले जाएंगे। राजकीय कन्या महाविद्यालय शिरोई व नागौर तथा राजकीय महाविद्यालय उनियारा श्री डूंगरगढ़ बीकानेर को स्नातक रूप से स्नातक यूजी से पीजी में क्रमोन्नत किया जाएगा। साथ ही राजकीय महाविद्यालय जामडोली जयपुर में करने के लिए 10 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। प्रदेश के महाविद्यालयों में विभिन्न संकाय नए विषय प्रारंभ किए जाएंगे, जिस प्रकार राजकीय महिला महाविद्यालय बस्सी जयपुर, देवगढ़, राजसमंद व तिजारा दलों में विज्ञान संकाय, राजकीय महाविद्यालय बस्सी जयपुर में वाणिज्य संकाय, राजकीय महाविद्यालय तिजारा अलवर में कला संकाय, राजकीय कन्या महाविद्यालय किशन पॉल जयपुर में इतिहास, राजनीति शास्त्र, विज्ञान, वाणिज्य व अर्थशास्त्र विषय, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारहवें में पीजी स्तर पर बॉटनी विषय से मिलेंगे। राजकीय तकनीकी व उच्च शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने एवं बढ़ाने की दृष्टि से मैं आगामी वर्ष में राजस्थान हायर टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट स्कीम लागू करना प्रस्तावित करता हूँ। इसमें 15 करोड़ रुपये का व्यय होगा। साथ ही विभिन्न विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षिक उन्नयन की परियोजनाएं प्रस्तुत करने पर उन पर भी विचार कर स्वीकृति दी जाएगी। इस हेतु 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा। खमनोर, राजसमंद, मारडल, बेरोड, अलवर, कामावैर, भरतपुर, बगरू, जयपुर व बनियाड़ा, पोखरण, फतेहगढ़, जैसलमेर में ITI खोली जाएगी। बायतू, बाड़मेर, गुड़ा, उदयपुर, वाटी, मंडावा, झुंझुनू एवं किशनगढ़, बास, तिजारा, अलवर में खेल स्टेडियम स्थापित किए जाएंगे। साथ ही रतनगढ़, चूरू के खेल स्टेडियम में इंडोर स्टेडियम सहित अन्य आधारभूत सुविधाएं विकसित की जाएगी। परिवहन, गत वर्ष इस वर्ष के प्रारंभिक महीनों में कोविड महामारी के चलते टूर ऑपरेटर्स को हानि हुई है, अतः इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स आयटा तथा राजस्थान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स रेटो से मान्यता प्राप्त टूर ऑपरेटर्स द्वारा संचालित वातानुकूलित लग्जरी बसों को 1 अक्टूबर 21 से 31 मार्च 22 तक मासिक मोटर वाहन कर में पूर्ण छूट दिए जाने की मैं घोषणा करता हूँ। वर्ष 21-22 में मैंने ई व्हीकल के संचालन को प्रोत्साहन देने के लिए 31 मार्च 2022 तक ऐसे वाहनों के क्रेताओं को 2 पहिया एवं 3 पहिया वाहनों पर बैटरी क्षमता अनुसार क्रमशः 5 से 10 हज़ार तथा 10 से 20 हज़ार रुपये तक का एक मुश्त अनुदान दिए जाने की घोषणा की थी। अब GST पुनर्भरण तथा एक मुश्त अनुदान की तिथि 31 मार्च 23 तक बढ़ाने के मैं प्रस्तावित करता हूँ। टैक्सी, मैक्सी, कैब के गैर परिवहन यानों के रूप में असाइनमेंट होने पर अतिरिक्त कर नहीं लगाया जाएगा। बेगू चित्तौड़गढ़ में नवीन उप परिवहन कार्यालय खोला जाएगा। युवाओं को रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के लिए राज्य सरकार एवं निजी क्षेत्र में के संयुक्त सहयोग से रियायती मूल्य पर राज्य में आगामी वर्ष में 3,300 लघु वाणिज्यिक वाहन उपलब्ध कराया जा रहा प्रस्तावित है। इस पर लगभग 20 करोड़ रुपये खर्च होंगे। हमने महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत 21-22 में सहरिया कथोड़ी जनजाति राज्य के विशेष योग्यजन श्रमिकों को भी आर्थिक संबल प्रदान करने की दृष्टि से 100 दिवस के स्थान पर 200 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया गया था। इसकी निरंतरता में आगामी वर्ष में भी इन्हें 200 दिवस का रोजगार दिया जाएगा। हमारे द्वारा देश विदेश में रहने वाले प्रवासी राजस्थानियों को पुनः अपने प्रदेश की मिट्टी से जुड़ने के लिए राजस्थान फाउंडेशन के माध्यम से प्रेरित किया गया है। प्रवासी राजस्थानियों द्वारा राज्य को प्रत्येक क्षेत्र में दिए जा रहे अमूल्य योगदान में की दृष्टि से विश्व के प्रमुख देशों में चरणबद्ध रूप से राजस्थान फाउंडेशन के चैप्टर शुरू किए जाएंगे। आगामी वर्ष राजस्थान फाउंडेशन के कार्य को बढ़ाने के लिए 10 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। होशियार जोधपुर में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा। प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, कामगारों, रेहड़ी व ठेले वालों तथा परंपरागत व्यवसाय से जुड़े कारीगरों की दक्षता
विकास एवं समग्र कल्याण हेतु लेबर वेलफेयर बोर्ड का गठन किया जाना प्रस्तावित है। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत किसी भी दानदाता द्वारा यदि निःशुल्क अथवा सस्ती दर पर अपने स्वयं के खर्चे पर गरीबों हेतु खाने की व्यवस्था की जाती है तो सरकार द्वारा योजनाओं के संचालन के लिए बिजली, पानी सहित निःशुल्क भवन उपलब्ध कराए जाएंगे। राज्य में स्वयं सहायता समूह के विस्तार एवं उनके सदस्यों की आय में वृद्धि किए जाने की दृष्टि से 50,000 नवीन स्वयं सहायता समूह का गठन कर लगभग 5,50,000 ग्रामीण महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा। रिवॉल्विंग फंड व कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड के रूप में 300 करोड़ रुपए तथा बैंकों से ऋण के रूप में 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जाएगी। सवाईमाधोपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, दौसा जिलों में ग्रामीण हाट एवं सुविधा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। तिवरी, ओसियां, जोधपुर, नाथद्वारा, राजसमंद व सवाईमाधोपुर में अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास, बनियाना, पोकरण, जैसलमेर, शेरवा, बाड़मेर में अम्बेडकर छात्रावास, बेगू, चित्तौड़गढ़ में देवनारायण बालक छात्रावास, धौलपुर में अल्पसंख्यक बालक छात्रावास, अवेका बार रामचंद्र, बाड़मेर में अल्पसंख्यक बालिका आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे। राज्य के समस्त राजकीय अनुदानित आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के साथ ही वृद्ध आश्रम, बेघर व्यक्तियों के गृह आदि में महज भत्ते की राशि को एक समान करते हुए 2,500 रुपये प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह कहना प्रस्तावित है। साथ ही में राजकीय छात्रावासों में व्यवस्था के विस्तार एवं सुधार हेतु आधुनिक उपकरण, डाइनिंग टेबल, कुर्सी आदि के लिए 100 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित करता हूँ। जन सहभागिता योजना के तहत राज्य की वक्फ संपत्तियों के संरक्षण और विकास हेतु 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा। आधारभूत संरचना में वर्ष 22-23 का बजट प्रस्तुत करते समय मैंने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए 7 करोड़ रुपये की नॉन पेचेबल क्षतिग्रस्त तथा 3 करोड़ रुपये की मिसिंग लिंक स्वीकृति की घोषणा की थी। माननीय सदस्य द्वारा दिए गए फीडबैक के आधार पर अब मैं इसे संशोधित करते हुए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए 10 करोड़ रुपये की नॉन पेचेबल सड़कें अथवा मिसिंग लिंक स्वीकृत करना प्रस्तावित करता हूँ। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण एवं अन्य आधारभूत कार्य लगभग 1,147 करोड़ रुपये की लागत से कराया जाना प्रस्तावित है। मैं इन सड़कों की सूची बहुत लंबी है, मैं इन सड़कों की सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रदेश के विभिन्न शहरों में बाईपास, सड़क व ब्रिज निर्माण कार्य हेतु DPR बनाए गए जाना है प्रस्तावित। ये कार्य है मंडावरी लालसोट दौसा बाईपास, डी कुंभेर में बाईपास का निर्माण, गुड़ा से जयपुर वाया किशोरी, शिगला, तिबारा, झीरी, आंधी, रामगढ़, स्टेट हाईवे 55, आंधी बाईपास 2.5 किलोमीटर का निर्माण, भादरा शहर हनुमानगढ़ में रेलवे क्रॉसिंग पर अंडरब्रिज का निर्माण, मीरता रोड नागौर के रेलवे फाटक पर ROB का निर्माण, गंगापुर सिटी सवाईमाधोपुर में ROB का निर्माण हेतु DPR। प्रदेश के विभिन्न शहरों में ड्रेनेज, जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण संबंधी विभिन्न विकास कार्य किए जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार है कपिल सरोवर कोलाहट के जीर्णोद्धार सौंदर्यीकरण के कार्यों के साथ साथ इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जल उपलब्ध कराने का कार्य हाथ में लिया जाएगा। इस पर 20 करोड़ रुपये होंगे। सवाईमाधोपुर शहर में कोतवाली के पास से राजबाग लटिया नाले के एक तरफ सुरक्षा दीवार मय शीशी सड़क निर्माण के साथ पार्क में वॉकिंग ट्रैक का निर्माण किया जाएगा। साथ ही हमीर सर्कल का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इस पर 45 करोड़ रुपये होंगे। हिंडोली बूंदी की राम सागर झील का सौंदर्यीकरण करते हुए साइकिल ट्रैक पार्क का निर्माण किया जाएगा। इस हेतु 15 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। जोधपुर में क्रीड़ा संगम केंद्र, गौशाला मैदान परिसर में वाकपथ एवं परिसर का 13 करोड़ 88 लाख रुपये की लागत से जीर्णोद्धार कार्य करवाया जाएगा। बाड़मेर नगर परिषद क्षेत्र में शिविर कार्य कराए जाएंगे। बेगू, चित्तौड़गढ़, सुजानगढ़, चूरू, मकाना, डीडवाना, नागौर तथा मुकुंदगढ़ जुन्नू में बारिश व गंदे पानी की निकासी और ड्रेनेज सिस्टम हेतु DPR बनाई जाएगी। आमजन को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न पेयजल योजनाओं के कार्य कराएंगे। जो ये लिस्ट बहुत लंबी है, इसलिए मैं इसको परियोजना की सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरे द्वारा अपने पिछले कार्यकाल में वर्ष 13-14 तथा वर्ष 19-20 के बजट में बाड़मेर जिले के चौटन, गुड़ामालानी, धोरीमना, विश्वनगरी के 890 गाँवों तथा झुंझुनू जिले की उदयपुर वाटी एवं सूर्यगढ़ के 921 गाँवों
वहीं ढाणियों को पेयजल उपलब्ध कराने के हेतु परियोजना लागू करने की घोषणा की गई थी। हमने अब 4,765 करोड़ रुपये का जायका जापानीज कंपनी के ऋण लेते हुए वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है। इस परियोजना के तकनीकी डीपीआर अंतिम चरण में है। शीघ्र तकनीकी स्वीकृति जारी कर आगामी वर्ष में प्राथमिकता से कार्य प्रारंभ करना प्रस्तावित है। वर्ष 21-22 के बजट में कुमारा मिफ्ट परियोजना से सीकर जिले की तहसील धोद, सीकर, खंडेला, रातारामगढ़, श्री माधोपुर में नीम का थाना के शेष रहे 864 गाँव व 13 कस्बों, तो झुंझुनू जिले की तहसील सिलावा, नवलगढ़ के 269 गाँव, 5 कस्बों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की योजना प्रारंभ करना प्रस्तावित किया गया था। इस परियोजना की नई BSR के अनुसार लगभग 8,780 करोड़ रुपये की संशोधित डीपीआर अंतिम चरण में है। जैसा मैंने पहले भी कहा था, इस परियोजना के लिए IGNP के साथ साथ यमुना से जल उपलब्धता भी आवश्यक रहेगी, जिसके लिए हम केंद्र सरकार के स्तर पर लगातार प्रयास कर रहे हैं। आगामी वर्ष इस योजना का कार्य प्रारंभ करने के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। मेरे द्वारा भादरा, नौर, तारनगर कुल 30 बारनी गाँवों के लिए सिद्धबुक नहर व सावा लिफ्ट योजना से चिंतित कर नहरी क्षेत्र में परिवर्तित करने के लिए टेक्निकल असिस्टेंट सर्वे वायबिलिटी हेतु विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय कमेटी बनाए जाने की घोषणा की गई थी। पूर्व में इस क्षेत्र में फिजिबिलिटी के कई बिंदु सामने आए थे। अब विशेषज्ञों द्वारा एसेस कर बताई गई फिजिबिलिटी के आधार पर इन गाँवों की सिंचाई के कार्य प्राथमिकता से हाथ में ले जाएंगे। इस परियोजना के लिए आगामी वर्ष में 100 करोड़ रुपये का मैं प्रस्ताव समस्त श्रेणी के उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से 31 दिसंबर 21 तक के बकाया जल प्रवाह शुल्क को 31 मार्च 22 तक एक मुश्त जमा कराए जाने पर ब्याज एवं शास्ती में 100% छूट दी जाने की घोषणा करता हूँ। राज्य के भूजल के समुचित उपयोग तथा राज्य के औद्योगिक इकाइयों की सुविधा हेतु भूजल संरक्षण प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। कटुमर अलवर में जन स्वास्थ्य अधिकारी विभाग का नवीन अधिशासी अभियंता कार्यालय खोला जाएगा। राज्य में विद्युत वितरण निगमों के फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए और मटेरियल मैनेजमेंट के लिए और एंटरप्राइज रिज्यूम प्लानिंग लागू करने की मैं घोषणा करता हूँ। इस पर 75 करोड़ रुपये खर्च होंगे, 75 करोड़ खर्च होंगे। ऊर्जा की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए राज्य में वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण किए जाने हेतु शिव बाड़मेर में 220 kV GSS स्थापित किया जाएगा। फुलवारा, भरतपुर, मुकाम, नोखा, दामोलाई, खाजूवाला, विकास में 132 kV GSS स्थापित किए जाएंगे। शैतली, पिपराली, रामगढ़, शिली बावड़ी, धनागढ़ी, सुरेर, राजगढ़, जलवर व सालरिया रानी, पाली में 33 kV GSS स्थापित किए जाएंगे। हथोर, जयपुर, गढ़ा रोड, शिव, आडिल, गुड़ामलानी, बाड़मेर में सहायक अभियंता विद्युत व सिकरा, दौसा में अधिशासी अभियंता के कार्यालय खोले जाएंगे। राज्य में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए लगभग 2-2 करोड़ रुपए की लागत से प्रत्येक जिले में वन क्षेत्रों तथा समीप के क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए एक इको टूरिज्म लव कुश वाटिका विकसित करने की मैं प्रस्ताव करता हूँ। इसमें इस कार्य की सूची में सदन के पटल पर रखता हूँ। वर्ष 21-22 के बजट में सीवरेज सुविधा से वंचित 50 शहरों में फीकल स्लीज ट्रीटमेंट प्लांट FSTP स्थापित किए जाने की घोषणा की गई थी, जिन पर तीव्र गति से कार्य प्रगतिरत है। इसी क्रम में आगामी वर्ष 600 करोड़ रुपये की लागत से 68 शहरों में FSTP स्थापना और संबंधित कार्य किए जाएंगे, जो सूची में सदन के पटल में रख रहा हूँ। जोधपुर के MDM चिकित्सालय, उमेद चिकित्सालय व कमला नेहरू वक्स सह चिकित्सालय, उदयपुर के TB बड़ी चिकित्सालय, चिमया गडारा चिकित्सालय व सुंदर सिंह भंडारी चिकित्सालय, अम्बा माता, अजमेर के JLN चिकित्सालय व जना चिकित्सालय, तो झालावाड़ के SRG चिकित्सालय में 27 करोड़ लागत से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जाएंगे। राज्य की ऐतिहासिक बावड़ियों में बूंदी जिले की अभयनाथ, नागर सागर का कुंड बावल्दी, मीरा गेट, माल नवासी, शुक्ल बावड़ी, बुराजी कुंड, मनोहर बावड़ी, क्लब बावड़ी, अनाज कड़ी की बावड़ी व पुलिस लाइन की बावड़ी, कोड़ा जिले की बड़गांव बावड़ी, खड़ी गणेशी, जयपुर जिले की पन्ना मीना का कुंड,
गोंदेर बावरी, दौसा जिले की जारी रामपुरा, भद्रावती, भांडारी तथा टोंक जिले की चौधराय सिंह की बावड़ियों को 20 करोड़ की लागत से पुनरुद्धार किया जाएगा। राणा अमीर की स्मृति में सवाई माधोपुर में राणा अमीर पैनोरमा, अदम्य साहस व स्वाभिमान के धनी दुर्गादास राठौड़ की स्मृति में जोधपुर में वीर दुर्गादास पैनोरमा तथा गोविंद गुरु की कर्मस्थली छाड़ी मगरी डूंगरपुर में पैनोरमा के निर्माण कार्य कराए जाएंगे। इस पर 12 करोड़ रुपये व्यय होगा। नई दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस राजस्थानी कला एवं संस्कृति के फीस के रूप में स्थापित है। विशेषकर इसकी आर्ट गैलरी का अपना विशेष महत्व है। इसकी विरासत को दृष्टिगत रखते हुए 15 करोड़ रुपये की लागत से बीकानेर हाउस में उन्नयन एवं विकास कार्य कराए जाएंगे। ब्रज 84 कोस परिक्रमा करने वाले गोवर्धन जी जाने वाले श्रद्धालुओं हेतु रात्रि विश्राम स्थलियों सहित अन्य आधारभूत सुविधाओं विकसित की जाएगी। साथ ही डीग महल भरतपुर में लाइट एंड साउंड शो की व्यवस्था की जाएगी। मेरे द्वारा वर्ष 21-22 में धार्मिक नगरी पुष्कर की पवित्र सरोवर बारिश के पानी के साथ गंदगी को जाने रोकने संबंधी विभिन्न कार्य हेतु DPR बनाए जाने की घोषणा की गई थी, जिसके तहत प्रथम चरण में लगभग 11 करोड़ रुपये की लागत से वराघाट चौक, ब्रह्म चौक होते हुए संतोषी माता ढाणी स्थित संप तक ड्रेन का कार्य कराया जाएगा। जयपुर की विश्व विरासत 4 दिवारी क्षेत्र की हवेलियों, भवनों आदि के संरक्षण, रखरखाव और प्रबंधन कार्य हेतु जयपुर हेरिटेज फंड बनाया जाकर आगामी वर्ष 10 करोड़ रुपये के कार्य कराए जाने प्रस्तावित है। खंडेला सीकर में छोटा पाना एवं बड़ा पाना की छतरियाँ, चौड़ा धाम तालाब परिसर, गोपीनाथ मंदिर व तीन गरिया हनुमान मंदिर के संरक्षण, जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण के कार्य कराए जाएंगे। किला देवी मंदिर, झील का बाड़ा बयाना भरतपुर के मंदिर परिसर, तालाब के जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण के कार्य कराए जाएंगे। साथ ही भैरव जी की मंदिर, बांसवाड़ा गोवरेश्वर मंदिर के जीर्णोद्धार व विकास कार्य भी कराए जाएंगे। इस पर 20 करोड़ रुपये का व्यय होगा। विज्ञान को नाइट स्काई एस्ट्रो टूरिज्म के माध्यम से आमजन से जोड़ने एवं इसके प्रचार हेतु राज्य के समस्त जिलों एवं जयपुर में प्रमुख 4 पर्यटक स्थलों, पार्कों एवं विज्ञान हाउस नई दिल्ली में उच्च स्तरीय रिजोल्यूशन के टेलीस्कोप स्थापित किए जाएंगे। सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दंडिक न्याय विश्वविद्यालय जोधपुर में सुविधाओं का विस्तार करते हुए आधारभूत संरचना के विकास के साथ साथ नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर गुजरात का ऑफ कैंपस खोला जाएगा। प्रदेश की कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए केला देवी सपोटा, करौली व विराटनगर जयपुर में पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय खोले जाएंगे। बगड़, चिराया, रामगढ़, अलवर, जसोल, पचपदरा, बाड़मेर, सिरोही, सदर सिरोही, अल्जिसर, मंडावा, मेहाड़ा, खेतड़ी, झुंझुनू, माधवराजपुरा, चाकसू, जयपुर, मामचारी, सपोटरा, करौली एवं नाचिरदा, देवली टोंक में नवीन पुलिस थाने खोले जाएंगे। टीमेड़ा, बड़ा कुशलगढ़, बांसवाड़ा, पीर, परबतसर, नागौर, छाण, खंडार, सवाई माधोपुर, मिथोद, पिपलदा, कोटा व सेवरबाड़ी धौलपुर में नवीन पुलिस चौकी खोली जाएगी। प्रदेश के नगर पालिका मुख्यालय पर स्थित 150 पुलिस थानों में से 108 CI स्तर के पुलिस थाने हैं। आगामी वर्ष शेष रहे सब इंस्पेक्टर स्तर के 42 पुलिस थानों को भी शेष स्तर के थानों में क्रमबद्ध किया जाएगा। आम जनता को सुगम व त्वरित न्याय दिलाने उपलब्ध कराने के लिए आगामी वर्ष में चौटन, बाड़मेर व गरसाना श्री गंगानगर में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट न्यायालय खोले जाएंगे। नागौर विशेष न्यायालय पॉक्सको एक्ट खोला जाएगा। जोधपुर ओडिशा में अखिल जोधपुर में सिविल न्यायाधीश, न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय को वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में कम्युनिट किया जाएगा। सीकर में NI एक्ट न्यायालय खोला जाएगा। धोद, सीकर, मछुदा, अजमेर, पीपलू, टोंक, सरमत्रा, धौलपुर, भिलाड़ा, जोधपुर व सलम्बर, उदयपुर में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोले जाएंगे। आज प्रदेश में आम जन को ई-मित्र के माध्यम से घर के नज़दीक 500 से अधिक सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। हम इसमें विस्तार करते हुए निजी क्षेत्र की लगभग 200 अन्य जन उपयोगी सेवाएं तथा ई-कॉमर्स, ई-शिक्षा, कृषि क्षेत्र, चिकित्सा परामर्श आदि भी ई-मित्र के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। 1 जनवरी 20 से 30 जून 21 तक की अवधि में सेवानिवृत्त हुए राजकीय कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर दे ग्रेच्युटी एवं अवकाशों के बदले नगद भुगतान की गणना उनके सेवानिवृत्ति के समय महंगे भत्ते की
प्रभावित दर से किया जाना प्रसारित करता हूँ। इस पर लगभग 400 करोड़ रुपये वित्तीय भरा है। वित्तीय सरकार ने 5 अक्टूबर 18 को आदेश जारी कर कर्मचारियों द्वारा की गई हड़ताल की अवधि को असाधारण अवकाश के रूप में स्वीकृत कर उक्त अवधि को क्वालिफाइंग सर्विस हेतु अमान्य करने का निर्णय लिया था। अब मैं कार्मिक हितों को ध्यान में रखते हुए ऐसी स्वीकृत असाधारण अवकाश की अवधि को क्वालिफाइंग सर्विस के रूप में मान्यता दिया जाना प्रसारित करता हूँ। महाविद्यालय विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के कैरियर एडवांस स्कीम CS के अंतर्गत नकद लाभ उनकी स्क्रीनिंग की तिथि से दे था। इन संस्थानों के शिक्षकों की मांग को देखते हुए 1 जनवरी 18 एवं इसके पश्चात दे CAS पद्धति के लाभ पात्रता की तिथि से नकद दिया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में प्रशासनिक इकाइयों के विस्तार एवं सुदृढ़ करने हेतु देचू, लोहार, जोधपुर, जोबने, जयपुर नवीन उपखंड कार्यालय खोले जाएंगे। फागी जयपुर में राजस्व अपील अधिकारी कैंप कोर्ट न्यायालय खोला जाएगा। निजरना, लालसोट, दौसा, देह, जायल, नागो, तलावड़ा, गंगापुर सिटी, बरनाला, बामनवास, सवाईमाधोपुर, धोद, पाटन, नीमका थाना, सीकर, जलारा, उदयपुर उप तहसील को तहसील में क्रमोन्नत किया जाएगा। मिर्जापुर, अंता, बारा, पांचू, नोखा, दत्तौर, खाजूवाला, जसर, नोखा, बीकानेर, सोहाना, टोकरवाड़, भीलवाड़ा, हमीरवास, बड़ा राजगढ़, चूरू, पिलानी, झुंझुनू व धुआकला देवली चौक में उप तहसील खोली जाएगी। मुझे माननीय सदस्यों, जनप्रतिनिधियों एवं जनसामान्य से समय पर नए जिले बनाने के संबंध में ज्ञापन प्राप्त होते रहे हैं। ऐसे मांग पत्रों के साथ साथ गुण अवगुण के आधार पर आवश्यकता का आंकलन कर नए जिलों के लिए 6 माह में अभिशंसा हेतु एक स्तरीय गठन करना प्रस्तावित करता हूँ। प्रदेश में अमीरगढ़, भीलवाड़ा, रानीवाड़ा, जालोर, मनोहरपुर, जयपुर, बालेश्वर, जोधपुर, गुड़ा, उदयपुर, वाडी, झुंझुनू, शेमारी, खेरवाड़ा, उदयपुर को नगर पालिका बनाया जाएगा। साथ ही पोखरण, जैसलमेर नगर पालिका चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी के में क्रमोन्नत किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त को बनाया जाएगा। राज्य के विभिन्न सेवा समूहों यथा पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, जेल प्रहरी, होमगार्ड के आरक्षी, नर्सिंग स्टाफ, आबकारी विभाग के कार्मिकों आदि को दे मेज भत्ते की राशि में 1 अप्रैल 22 से 10% की वृद्धि की जाएगी। प्रदेश में 2 वर्षों में कोविड-19 के कारण राजस्थान राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा अनेक निर्वाचन योग्य सहकारी समितियों की चुनाव नहीं कराई जा सके। आगामी वर्ष में ऐसे सभी निर्वाचन योग्य सहकारी समितियों में चरणबद्ध रूप से चुनाव कराए जाएंगे। प्रदेश में तेजा, अलवर, शाहबाद, बारा, गुड़ाबानी, बाड़मेर, सवाईमाधोपुर में कृषि महाविद्यालय खोले जाएंगे। साथ ही जोबनेर, जयपुर, कुशलगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरगढ़, बीकानेर में सहायक निदेशक कृषि विस्तार के कार्यालय खोले जाएंगे। जैविक उत्पादों, जैविक सब्जियों के उत्पादन और विक्रय को प्रोत्साहन देने के लिए उद्देश्य से कृषकों द्वारा उत्पादित जैविक उत्पाद एवं अन्य कृषि जिन्स को क्रय कर कॉन्फेड व सहकारी उपभोक्ता भंडार के डिपार्टमेंटल स्टोर, रिलायंस स्टोर, डी मार्ट स्टोर, मेट्रो स्टोर आदि ग्रोसरी स्टोर पर विक्रय कराने की व्यवस्था की जाएगी। खरपतवार वृद्धि की रोकथाम एवं फसलों की कतारों के बीच मृदा की नमी को बनाए रखने के लिए 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में प्लास्टिक मल्चिंग लगाई जाएगी। आगामी वर्ष में महात्मा गांधी नरेगा के तहत पंचशाला योजना के अंतर्गत पौधशाला, नर्सरी, वर्कशेड, बिल्डिंग मटेरियल प्रोडक्शन सेंटर, पशुशाला व पोषणशाला के 50,000 से अधिक कार्य कराए जाएंगे। किसान की मांग के अनुसार पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आगामी वर्ष में 2 लाख मेट्रिक टन यूरिया और 1 लाख मेट्रिक टन DAP का अग्रिम भंडारण किया जाएगा, जिसमें 20 करोड़ रुपये खर्च होंगे। घींचगढ़, दौसा, रेलमगरा, राजसमंद में कृषि उपरी मंडी खोली जाएगी। साथ ही छत्तीसगढ़, खाजूवाला, बीकानेर गौर मंडी को कृषि उपरी मंडी घोषित किया जाएगा। परेऊ, गेड़ा, बाड़मेर में पशु चिकित्सालय खोला जाएगा। पदमपुरा, छिड़ासन, छिड़ावा, झुंझुनू, आसपुर, नावा, नागौर में उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे, पशु उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। वेटनरी शिक्षा में अधिक से अधिक छात्र प्रोत्साहित होकर जुड़ सकें, इस दृष्टि से वर्तमान में दे स्टाइपेंड 3,500 में बढ़ाकर 14,000 किए जाने की मैं घोषणा करता हूँ। वर्ष 54-55 में निर्मित माधोपुर व्यास लिंक तथा माधोपुर व्यास क्रीक की विशेष
विशेष जीपे का कार्य पंजाब सरकार के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है। इसे रावी ब्याज का अतिरिक्त पानी स्थापित क्षमता 10,000 क्यूसेक के अनुसार इंदिरा गांधी नहर फीडर के माध्यम से प्रदेश को प्राप्त हो सकेगा। चंबल पांचना जगर लिफ्ट परियोजना कार्य हाथ में लिया जाएगा। सवाई माधोपुर मुख्यालय पर नाले पर एनिकट खांजना डूंगर का निर्माण कराया जाएगा। साधु शहर श्री गंगानगर में पक्के खानों का निर्माण कराया जाएगा। डूंगरपुर में अपर घोड़ी तालाब की बाई नहरों की मरम्मत अधूरे निर्माण कार्यों का निर्माण किया जाएगा। दुलेपुरा खंडेला सीकर में WHS के निर्माण कार्य कराए जाते हाथ में लिए जाएंगे। जनजातीय क्षेत्र के कृषकों के लिए सौर ऊर्जा आधारित सामुदायिक जल उत्थान सिंचाई योजना के माध्यम से 50 लिफ्ट सिंचाई योजनाओं से लगभग 1,500 हेक्टेयर भूमि पर 20 करोड़ की लागत सिंचाई सुविधा विकसित की जाएगी। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ में मैं पुनः माननीय सदस्यों को मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा कि जो भी सुझाव आपने दिए वो, और साथ में नेता प्रतिपक्ष महोदय ने जो बातें कही है, मैं समझता हूँ कि पूरा अध्ययन करके हम लोग सीरियसली क्या क्या संभव है होना वो पूरा करेंगे। और आप निश्चिंत रहें, बजट की घोषणाएं, पैसा कहाँ से आएगा, अभियान तो कहाँ से आएगा, रेवेन्यू राजस्थान बढ़ेगी, केंद्र देगा, सब करेगा और काम चलाएंगे। अच्छा बजट पेश किया है, अच्छे ढंग से लागू करेंगे। आप सबकी दुआएं शुभकामनाएं मेरे साथ रहेगी, तब लागू हो पाएगा। ताली तो बजा दो, कुछ तो करो। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं माननीय अध्यक्ष महोदय तमाम सदस्यों को मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।